नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लेट्स ज्ञान सीजी में। दोस्तों आज देखेंगे हिंदी के प्रश्न जो छत्तीसगढ़ सीजी टेट 2016 में आए हुए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल में नया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इंसानी भाषा का विकास प्राकृतिक वस्तुओं की स्वाभाविक आवाज़ों को पहचानने से शुरू हुआ, यह कथन है। ए सत्य, बी असत्य, सी निरर्थक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए सत्य। अगला प्रश्न, बच्चों में भाषाई क्षमता विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौशल है। ए सुनना और बोलना, बी पढ़ना और लिखना, सी लिखना और बोलना, डी सुनना, लिखना, बोलना, पढ़ना। तो दोस्तों भाषाई क्षमता विकास के लिए स्किल्स पूछा जा रहा है, तो स्किल्स में सभी आते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, लेखन एक संरचनात्मक प्रक्रिया है न कि यांत्रिक प्रक्रिया। इस कथन की पुष्टि नीचे दिए गए किस तथ्य से होती है। ए लेखन एक प्रकार से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, बी लेखन विचारों को व्यक्त करने की प्रक्रिया है, सी लेखन सीखने की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है, डी उपर्युक्त सभी तथ्य सही हैं। दोस्तों उत्तर आ जाएगा डी उपर्युक्त सभी तथ्य सही हैं। अगला प्रश्न, बच्चा भाषा उत्पादन के लिए कौन सी प्रक्रिया पूर्ण करता है। ए ध्वनि का उत्पादन, बी ध्वन्यात्मक तैयारी, सी शेष वाक्य की रचना, डी प्रयुक्त सभी। तो दोस्तों भाषा उत्पादन के लिए ये तीनों सही होता है, उत्तर आ जाएगा डी प्रयुक्त सभी। अगला प्रश्न, मूल्यांकन का सबसे अधिक प्रभावी पक्ष है। ए बच्चों की गलतियों को रेखांकित करना, बी पास फेल के लिए आधार बनाना, सी बच्चों को सीखने एवं सिखाने के लिए अवसर तलाश करना, डी धीमी गति से लिखने वाले बच्चे या होशियार बच्चे का काम देना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी बच्चों को सीखने एवं सिखाने के लिए अवसर तलाश करने, अवसर देना। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, तालव्य ध्वनि नहीं है, तो तालव्य ध्वनि पूछा जा रहा है। तालव्य ध्वनि में आ जाएगा च, छ, झ, या। ये नहीं है दोस्तों, ये पांचवा वर्ण है और नासिक्य बोला जाता है इसको। ठीक है। अगला प्रश्न, बच्चों की भाषा व भाषा की समृद्धता बनाम गलतियां पर आपका तर्क होगा। ए गलतियां सीखने के लिए एक और नया अवसर प्रदान करता है, बी गलतियां तो गलतियां ही हैं, इसके लिए बच्चों को रोकना चाहिए, सी भाषा की समृद्धता के लिए शब्दकोश व व्याकरण के ज्ञान पर विशेष ध्यान दिया जाए, डी बच्चों की गलतियों पर ध्यान न देना भाषाई दृष्टि से कमजोर करना। तो दोस्तों यहाँ पे बच्चों की भाषा समृद्ध बनाम गलतियां पूछा जा रहा है। ठीक है। तो इसका उत्तर आ जाएगा दोस्तों ए गलतियां सीखने के लिए एक और नया अवसर प्रदान करता है। ठीक है। बच्चे हर कोई गलती से ही सीखते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, मूल्यांकन का प्रयोजन नहीं है। दोस्तों प्रयोजन नहीं है पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। ए उपचारात्मक शिक्षण करना, बी बच्चों को मूल्यांकन के डर से अध्ययन के लिए प्रेरित करना, सी अधिगम की कठिनाइयों को पहचानना, डी सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाना। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, क्योंकि बच्चों को मूल्यांकन से डर से अध्ययन के लिए प्रेरित करना, तो बच्चों को डराना है, अध्ययन के लिए डराना है और प्रेरित करना है, फिर दोस्तों नहीं होगा। किसी बच्चे को डराया धमका करके पढ़ाया और सिखाया नहीं जा सकता। ठीक है।
अगला प्रश्न दोस्तों, आकलन करने के 4 मूलभूत तरीकों में क्या सम्मिलित नहीं है? ए परिप्रेक्ष्य आकलन, बी व्यक्तिगत आकलन, सी सामूहिक आकलन, डी स्व आकलन। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए परिप्रेक्ष्य आकलन। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का मानकीकरण करने वाली संस्था को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों हिंदी भाषा का मानकीकरण करने वाली संस्था पूछा गया है। ऑप्शन में है ए हिंदी भाषा अध्ययनशाला, बी केंद्रीय हिंदी निदेशालय, सी हिंदी भाषा प्रवर्तक संस्थान, डी है केंद्रीय हिंदी विकास संस्थान। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी केंद्रीय हिंदी निदेशालय। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, इनमें कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है या सही नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ए भाषा प्रतीकों का ढांचा है, बी भाषा मानव की जन्मजात संपत्ति है, सी संस्कृति की तरह भाषा भी विद्यमान है, डी भाषाई संप्रेषण से जानकारी देते हैं। दोस्तों यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, भाषा प्रतीकों का ढांचा है, सही है। भाषा मानव की जन्मजात संपत्ति है, संस्कृति की तरह भाषा भी विद्यमान है, भाषा से भी तरह भाषाई संप्रेषण से जानकारी देते हैं। भाषा से ही जब हम संप्रेषण करते हैं, संवाद करते हैं, तब किसी को जानकारी दिया जाता है। दोस्तों ये संपत्ति नहीं है, जन्मजात संपत्ति नहीं है भाषा, तो उत्तर आ जाएगा दोस्तों बी। ठीक है। अगला प्रश्न, पढ़ने का सही अर्थ नहीं है। ए लिखे हुए से अर्थ गणना पढ़ना है, बी पढ़ने का अर्थ धारणाओं को गढ़ना और अपनी स्मृति में रखना है, सी पढ़ने का मतलब वर्णमाला की पहचान शब्द तथा वाक्य को बोलकर पढ़ना ही है, डी पढ़ना शब्दों और वाक्यों के अर्थ ग्रहण करने के साथ अनुमान लगाने का कौशल है। दोस्तों पढ़ने का सही अर्थ पूछा जा रहा है, अर्थात जो नहीं है उसको टिक लगाना। लिखे हुए अर्थ को गढ़ना पढ़ना है, सही है दोस्तों। लिखे हुए चीजों को हम पढ़ते हैं। ठीक है। पढ़ने का अर्थ धारणाओं को गढ़ना और अपनी स्मृति में, किसी भी चीजों को पढ़ते हैं तो हम उसको गढ़ते हैं, याद करते हैं, स्मृति है ना, ये सब चीज ये भी सही है। सी पढ़ने का मतलब वर्णमाला की पहचान शब्द तथा वाक्य को बोलकर पढ़ना। दोस्तों केवल वर्णमाला की पहचान और वाक्य को बोलकर पढ़ना ही पढ़ना नहीं होता। ठीक है, क्योंकि पढ़ना अर्थात होता है गढ़ना, आत्मसात करना, किसी चीज को स्मरण करना। ठीक है, उत्तर आ जाएगा दोस्तों सी। अगला प्रश्न, श्रीमान शब्द उदाहरण है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसका उत्तर आप दे सकते हैं। जो साथी उत्तर दे रहे हैं बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये आप लोग उत्तर दे रहे हैं सर्वनाम नहीं होगा, इसका सही उत्तर होगा सी श्रीमान। ठीक है। विशेषण का परिभाषा अगर हम जाने तो संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसको विशेषण कहते हैं। श्रीमान किसी भी संज्ञा या विशेषण सर्वनाम संज्ञा के साथ, किसी के नाम के साथ ही लगता है ना, उसका विशेषता बताता है, तो उत्तर आ जाएगा सी। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को कहते हैं। ए शब्दकोश, बी शब्द भंडार, सी व्याकरण, डी वाक्य। दोस्तों विचारों को पूर्णता से प्रकट करना किस हो, यहाँ पे जो भी दिया गया है, किस चीज से हम अपने विचारों को दूसरे तक प्रकट करते हैं, संवाद करते हैं, तो दोस्तों वाक्य से ही हम संवाद करते हैं। ठीक है, पूर्णता से पूछा जा रहा है तो वाक्य से। ठीक है, उत्तर आ जाएगा दोस्तों डी। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित शब्द स्त्रोत के आधार पर कान्हा शब्द है। स्त्रोत के आधार पर कान्हा शब्द है पूछा जा रहा है दोस्तों। ठीक है, ए तत्सम है, बी देशज, सी तद्भव, डी विदेशी। दोस्तों तत्सम अर्थात संस्कृत के ऐसा शब्द जो परिवर्तन ना हुआ हो। देशज तद्भव परिवर्तन करके हिंदी में लाया हुआ हो, उसको
तद्भव कहते हैं। तो कान्हा, ठीक है, उत्तर आ जाएगा दोस्तों सी। कान्हा जो है हिंदी में लिया गया है, संस्कृत से हिंदी में लिया गया है, तो तद्भव आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, अभिषेक का संधि विच्छेद होगा। ए अभिष धन एक, बी अभि धन सेक, सी अभिष धन एक, डी अधन भिषेक। दोस्तों इसका संयुक्त हो जाएगा बी अभिधन सेक। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किस शब्द में कर्म तत्पुरुष समास है। कर्म तत्पुरुष समास पूछा जा रहा है दोस्तों। ठीक है, पहले बता दूं, तत्पुरुष समास जो कारक का प्रयोग होता है उसको तत्पुरुष समास कहते हैं, जिसमें कारक का प्रयोग होता है। कर्ता ने कर्म को करण से, आप जानते होंगे। ऑप्शन दिया गया है ए गृह ग्राम, बी गृहागत, सी गृह प्रवेश, डी गृह स्वामी। ठीक है, गृह में ग्राम, गृह आगत, गृह में आगत, गृह के लिए प्रवेश, गृह में प्रवेश। ठीक है, और गृह स्वामी, गृह का स्वामी। इसका उत्तर है दोस्तों बी। व्यापक में इसका उत्तर लिया गया है बी गृह आगत। अगला प्रश्न, 32 दांतों में जीव लोकोक्ति का आशय है। ए सुंदर दंत पंक्ति, बी खाने के लिए ललचाना, सी शत्रुओं से घिरा रहना, डी अधिक बोलने में सहायक। दोस्तों 32 दांतों में जीव अर्थात दांतों के बीच में, ठीक है, दांतों के बीच में क्या है, जीव है। तो उत्तर आ जाएगा दोस्तों सी शत्रुओं से घिरा रहना। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नांकित शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। ए सरकार, बी ग्रंथकार, सी पत्रकार, डी कुंभकार। इसका संयुक्त है दोस्तों ए सरकार। ठीक है दोस्तों, नहीं हुआ है पूछा जा रहा है ना। ठीक है, अगला प्रश्न, संयुक्त व्यंजन निम्नलिखित वर्ण में है। संयुक्त व्यंजन पूछा जा रहा है दोस्तों। पहले संयुक्त व्यंजन जान लेते हैं। तो संयुक्त व्यंजन 4 है, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। दोस्तों त्र कहाँ पे है, क्ष है, त्र है, ये उत्तर आ जाएगा सी। त्र क्या है, संयुक्त व्यंजन है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न, अधिपति में उपसर्ग है। उपसर्ग अर्थात जो सामने लगता है दोस्तों उसको उपसर्ग बोला जाता है। ठीक है, शब्दों के सामने में लगता है। अ अधिपति, ए में अ है, बी अध, सी अध, डी अधि। इसका संयुक्त है दोस्तों डी अधिपति, अधिधन पति, अधिपति। ठीक है, अगला प्रश्न, अनिवार्य का विलोम शब्द है। ए अपरिहार्य, बी अनैच्छिक, सी ऐच्छिक, डी आवश्यक। तो इसका विलोम शब्द है दोस्तों सी ऐच्छिक। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, मित्र अब जबानी जमा खर्च करने से कुछ नहीं होगा, कुछ ठोस कार्यवाही करो। वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित मुहावरे का आशय। दोस्तों ये जबानी खर्च करने से कुछ नहीं होगा, जबानी खर्च करने से कुछ नहीं होगा, इसका मुहावरा का आशय क्या है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, ऑप्शन पहले जान लेते हैं। ए मौखिक कार्यवाही करना, बी मुक्त का सलाह देना, सी मुक्त सहमति दिखाना, डी हिसाब किताब निपुण करना। जबानी खर्च करना अर्थात मौखिक, जबान अर्थात मौखिक कार्यवाही करना। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम कोरिलेट कर सकते हैं हम लोग जबानी, ठीक है, मौखिक। अगला प्रश्न दोस्तों, नंद कुमार, नंद कुमार का पर्यायवाची निम्नांकित में से नहीं है, नहीं है पूछा जा रहा है दोस्तों। नंद कुमार का पर्यायवाची नहीं है पूछा जा रहा है। नंदलाल, नंद किशोर, नंदन नंद, नंद नंदन, डी है नंदराम। व्यापम ने इसका उत्तर लिया है दोस्तों डी नंदराम। ठीक है, वह किसे देख रहा है, वाक्य में रेखांकित शब्द का पद परिचय है। किसे देख रहा है, इस
वाक्य में किसे पद परिचय पूछा जा रहा है दोस्तों। किसे यहाँ पे लास्ट में प्रश्नवाचक है, किसे देख रहा है पूछा जा रहा है ना। तो इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा ए। प्रश्नवाचक सर्वनाम है, किसे उभयलिंग है, एक वचन है, देख रहा है पूछा जा रहा है और कर्म कारक है। ठीक है। अगला प्रश्न, दान शब्द में किस प्रकार की संज्ञा मानी जाएगी। दान शब्द की संज्ञा पूछा जा रहा है दोस्तों। दान की कौन सा संज्ञा है, संज्ञा के प्रकार जानते होंगे, आप बता सकते हैं इसका उत्तर दोस्तों। ए गुणवाचक, बी भाववाचक, सी जातिवाचक, डी व्यक्तिवाचक। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी भाववाचक। ठीक है। अगला प्रश्न, हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। ए सामग्री, बी अमीर, सी नारी, डी शिला। इसका सही उत्तर है दोस्तों ए सामग्री। ठीक है। अगला प्रश्न, तुमने इतना अच्छा काम किया और मुझे खबर ही ना दी। यह वाक्य है। ए विस्मयादिबोधक, बी इच्छाबोधक, सी संकेतार्थक, डी विधानार्थक। इसका सही उत्तर है दोस्तों ए। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों अपठित गद्यांश है, देख लेते हैं अपठित गद्यांश में। आज हिंदी में आधुनिकतम विषयों पर लेख लिखे जा रहे हैं, बेशक उसमें भाषा के स्तर पर मिश्रण है। यह नहीं कहा जा सकता कि उन लेखों को भाषा हिंदी नहीं है। यह हिंदी का आधुनिक रूप है। आधुनिक युग की आवश्यकताओं और मांगों को पूर्ण करने की दिशा में अग्रसर होता आधुनिकीकृत रूप आधुनिकीकरण का परिणाम है। तो इसमें ऑप्शंस दिया गया है दोस्तों, प्रश्न दिया गया है। इसका एक प्रश्न है, दो प्रश्न दिया गया इसमें। पहला प्रश्न है, पूर्वोक्त अपठित गद्यांश के आधार पर बताइए कि हिंदी लेखन में कौन सी विशेष घटना घट रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ऑप्शंस और आप इसका उत्तर है दोस्तों आधुनिकतम विषयों पर लेख लिखे जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है। स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं आज हिंदी में आधुनिकतम विषयों पर लेख लिखे जा रहे हैं। ठीक है। यहां पे देख सकते हैं आप, ये इसका उत्तर है दोस्तों डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, उक्त अपठित गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। ए आधुनिक हिंदी, बी बिगड़ती हिंदी, सी पिछड़ती हिंदी, डी हिंदी तब और अब। तो इसका सही शीर्षक होगा दोस्तों ए आधुनिक हिंदी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।